Okay, so our today's topic is 1 year since October 7, the Palestine-Israel conflict, two-state solution, and global diplomacy. Particularly, it is the topic on Palestine issue from both current affairs and Pakistan affairs, right? तो आज हमने इसको पढ़ना है कि इसका हल क्या है। मसला तो सबको पता है कि इशू है, जंग भी जारी है। अब इसका हल क्या है, हम इसको हल किस तरह कर ले, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये आज तक हल नहीं हो सका है ये मसला, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ इस मसले को। ये मसला जो है सबसे बड़ा जो है, दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट प्रोट्रैक्टेड एंड कंटेंशियस डिस्प्यूट्स में से एक है। दुनिया की तारीख में, खासतौर पर जो जदीद तारीख है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब है प्रोलॉन्ग, ठीक है, जिसको हम तवील कहते हैं, बहुत तवील मसला है, ठीक है। और एक ऐसा मसला है जो कि टेरिटोरियल भी है, जमीनी भी है, पॉलिटिकल भी है और रिलीजियस भी है, ठीक है। हर एक का अपना अपना क्लेम है और इसके ग्लोबल ग्लोबल रेमिफिकेशंस भी हैं, मतलब ग्लोबल कंसिक्वेंसेस भी हैं। इससे पूरी दुनिया जो है मुतासिर होती है। और इवन जो हालिया अक्टूबर 7 के बाद जो लड़ाई शुरू हुई इसराइल और पैलेस्टाइन हमास के बीच, तो ये जाहिर होता रहा, बल्कि खदशा जाहिर था कि ये वर्ल्ड वार 3 जो है या थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इसमें इसराइल ने अटैक किया ईरान पर भी, फिर शाम पर भी, साथ में जो है लबनान पर भी। तो उसमें अगर बड़े बड़े प्लेयर्स जो दुनिया के ममालिक हैं वो शामिल हो जाते, तो खदशा ये था कि ये थर्ड वर्ल्ड वार में भी चेंज हो सकता। एनी हाउ ऐसा हुआ नहीं। दैट वाज ओनली अ काइंड ऑफ कंसर्न। अच्छा, तो अब 2023 में जब अक्टूबर 7 के वाकयात हुए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए पूरी रीजन में, ठीक है। और फिर ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट है, मशरिकी वस्ता, उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, ठीक है। लेकिन हालिया एक अच्छी बात ये थी कि फ़लस्तीन को आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने रिकॉग्नाइज किया बतौर एक स्टेट, ठीक है। और दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक ने जो पैलेस्टाइन था उसकी जो स्टेट हुड थी कि हाँ ये एक अपना एक वजूद रखता है, अपना एक स्टेट है, उसकी जो स्टेट हुड थी वो एक्सेप्ट कर ली, रिकॉग्नाइज कर ली, ठीक है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अच्छा, लेकिन हाँ इसके बाद भी अगर देखा जाए तो हमने देखा कि इजराइल एक्सपेंशनिज्म की तरफ बढ़ता रहा और गजा को भी जो है इसने अब कब्जा कर लिया है, ठीक है। अगरचे 2-3 दिन पहले ये बात हुई कि सीज फायर हो गया, इस बात पर इसराइल जो है राजी है कि 3 महीनों में जो है हम वक्तन फवक्तन 3 स्टेजेस में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इट इज़ ओनली अ काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस कह ले, या जो कार्रवाई है सीज फायर की वो ख़त्मी है, कितनी कामयाब होती है फेल होती है वो फिर बाद में देखा जाएगा। अब इसके लिए हल हल तो यही है कि दुनिया ने इसके लिए जो है बैठना है, इस मसले को सही तौर पर हल करना है। अच्छा, और हमें क्वेश्चन मंशीर नेटवर्क इशू है। अच्छा, इस साइट पर तो आज ठीक है, परसों था। थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ आप लोगों का कि ये मसला क्यों बना, कैसे बना। बिल्कुल एक कहानी की सूरत में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब हजारों सालों से ये मसला है, ठीक है, यहूदियों और मुसलमानों के बीच। लेकिन जो मसला बना वो बिल फॉर डिक्लेरेशन, ये 1917 में सबसे बड़ा मसला यहाँ से शुरू होता है, जब ये डिक्लेरेशन, बिल फॉर डिक्लेरेशन आती है ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से। और कहा कि यहूदियों का अपना एक खास जो है नेशनल होम होना चाहिए, मतलब इनका अपना स्टेट होना चाहिए, ठीक है। और वो स्टेट कहाँ होगा, वो स्टेट होगा पैलेस्टाइन। और उस वक्त ये सल्तनती उस्मानिया का हिस्सा था, ओटमन एम्पायर। अब
फिर होता है जंग, ठीक है, दुनिया में पहली जंग अजीम। पहली जंग अजीम जब होती है, अच्छा एक मिनट, मुझे एक मिनट दे रहे। अच्छा जी। तो उस वक्त ये ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। बिल्पोर डिक्लेरेशन के बाद ये तो तय तय था कि बरतानिया चाहता है कि यहूदियों के लिए एक खास मुल्क बना दिया जाए। जब पहली जंग अजीम में ओटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गया, उसका असर रसूख ख़त्म हो गया, तो पैलेस्टाइन को कंट्रोल किया ग्रेट ब्रिटेन ने। ठीक है। और फिर इसने वहां पर कहा कि अब आप यहूदियों को कहा कि अब आप जो है माइग्रेशन कर सकते हैं वहां पर, पैलेस्टाइन पर। ठीक है। यूरोप में तो वैसे भी इन लोगों को जगह नहीं थी, तो सारे जितने भी लोग थे यूरोप में उस वक्त, ये ज्यूज की बात कर रहा हूं, वो माइग्रेट करने लगे पैलेस्टाइन को। और वहां पर उनकी जो आबादी पहले 10% थी, वो 27% बढ़ गई। ठीक है। जिसको फलस्तीनियों ने कहा कि यहाँ पर अब डिमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इनकी आबादी बढ़ रही है और हमें जो है मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमें अपनी शनाख्त खोनी पड़ रही है, हमें अपनी जमीन खोनी पड़ रही है। ठीक है। उस दौरान छोटे मोटे लड़ाइयाँ इनके बीच होती रही। फिर आता है दूसरा जंग अजीम, होता है दूसरा जंग अजीम। जब हुआ तो उसमें जो बरतानिया ने असर रसूख कायम किया हुआ था पूरी दुनिया में, वो भी खो दिया। ठीक है। 1947 में फिर यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि अब क्या करे, टू स्टेट्स बना ले, फलस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर ले, एक ज्यूस को दे दे, एक अरब्स को दे दे। ठीक है। लेकिन ज्यूस को प्लान के मुताबिक 56% जो लैंड था वो हासिल होगा, और बाकी जो है फलस्तीनियों का होगा। ये एक अलग मसला आया, क्योंकि मुसलमानों ने ये कहा, फलस्तीनियों ने कहा कि मेजॉरिटी में हम है, लेकिन 56% जो जमीन है, लैंड है, वो आप ज्यूस को अलोकेट कर रहे हैं। और इस तकसीम को इन लोगों ने क्या किया, मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये वेस्ट की तरफ से हमारे साथ नाइंसाफी है। ठीक है। और ये भी ऐसा है कि जैसे बरतानिया यहाँ से जा रहा था, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर को एक मसला बनाकर छोड़ दिया, जो आज तक जारी है। और वहां से जाते वक्त इन लोगों ने ये टू स्टेट सोल्यूशन कुछ ऐसा किया कि आज तक ये मसला जारी है। फिर इसके बाद जंग होती है और उस जंग को नकबा कहते हैं। इसराइल इसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है, और पैलेस्तीनी जो है वो इसको कहते हैं कि एक कैटास्ट्रॉफी, ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। लेकिन ये जंग जो है वो इसराइल जीत जाता है, और इसमें तकरीबन 7 लाख लोग जो है फलस्तीनी, वो बेघर हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में रहने लग जाते हैं महाजर बनकर। और इसका ये फायदा इसराइल को हुआ कि वो एक स्टेट हुड का जो जो वजूद है उसने हासिल कर लिया। ठीक है। इलाके सारे घेर लिए और फलस्तीनियों को मार्जिनलाइज किया गया, एक साइड पर कर दिया, उसका जो स्टेट उनका था वो उनसे छीन लिया। फिर उसके बाद अगेन एक जंग होता है, और उसको हम कहते हैं द 6 डे वार ऑफ 1967। और ये एक किस्म का प्रिएंटिव वार था, और इसराइल ने इसमें पहल की थी, और उसने इलाका घेरा, वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम, गजा स्ट्रिप, गोलन हाइट, सिनाई पेनिनसुला, ये तमाम के तमाम इलाके कब्जा कर लिए इसराइल ने, और अपनी एक्सपेंशन करता रहा। उस वक्त इन लोगों ने 78% जो है वो कब्जा कर लिया, और जो 22% था वो फलस्तीनियों के लिए छोड़ दिया, जिसको आप जो है वेस्ट बैंक के नाम से और गजा स्ट्रिप के नाम से आप जानते हैं। ठीक है।
अब ये भी जो है आ, एक किस्म की इन लोगों की अपनी एक्सपेंशन थी। इसकी वजह से जो है रेजिस्टेंट ग्रुप वजूद में आया, जिसको नाम देते हैं हम पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। और यहाँ से जो है ये मसला और भी मजीद बढ़ गया। अब इस दौरान इंसान की सोच तो ये बढ़ती है कि पीस कोई प्रोसेस हुआ कि नहीं। हाँ हुआ, द अस्लो अकार्ड उसको कहते हैं। और ये एक किस्म के लिए इन दोनों ने पहली मर्तबा 1993 में कहा था कि हम जो है इस मसले का हल बातचीत से निकालेंगे, लेकिन ये एक अनफुलफिल्ड प्रॉमिस था। उम्मीद थी लेकिन कामयाब ना हो सका। ठीक है, तो ये नाकाम अकॉर्ड्स थे। इसके बाद जाहिरी बात है, जब बातचीत से बात नहीं बनती तो लोग लड़ाई की तरफ जाते हैं। तो इंतिफादास हुए। इंतिफादास क्या है? इंतिफादास जो है लड़ाई को, अपराइजिंग को, रेजिस्टेंस को, मुजाहिमत को कहते हैं, जो फलस्तीनियों ने शो की अगेंस्ट इसराइल। एक 1987 में, और ये जो है नन वायलेंट इंतिफादा या अपराइजिंग मजाहमत थी। और फिर 2000 में भी हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा वायलेंट था। और अभी आप लोगों ने देखा कि एक मजाहिमत अक्टूबर 7 में भी हुई, और ये भी बहुत बड़ा वायलेंट था। ठीक है, दोनों तरफ से। खास तौर पर फिर इसराइल ने जो जुल्म ढाए फलस्तीनियों पर, वो दुनिया अब तक जो है हैरान है उसके लिए, कि एक मुल्क इतना जालिम भी हो सकता है, बच्चों को भी कत्ल कर दे, औरतों को भी कत्ल कर दे, मस्जिदों को भी शहीद कर दे, हॉस्पिटल्स को भी ना छोड़े, स्कूलों को भी ना छोड़े, सड़कों को भी ना छोड़े, पानी भी बंद करे, और उनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भी बंद कर दे, जो गैस और बिजली और ऑयल एनर्जी की सप्लाई है वो भी बंद कर दें, ऊपर से बॉम्ब पे बॉम्ब गिराए, तो हैरान कर देता है ये इजराइल पूरी दुनिया को। अच्छा, इसके इसी दौरान एक और डील हुआ, उसको आ, समझता रहा डोनाल्ड ट्रंप कि ये मैं इस मसले को हल करने के लिए कर रहा हूं, और वो है द डील ऑफ द सेंचुरी। पूरी सेंचुरी का एक डील। और उसने कहा कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि जो यरूशलेम है उसको हम दे देते हैं इसराइल को। फिर जो इसराइल के लिए टू स्टेट सोल्यूशन जो 1947 में UN ने बनाया था, उसको थोड़ा सा री डिफाइन कर लेते हैं और नए बाउंड्रीज खींच लेते हैं। जिधर जिधर हद तक इसराइल जा चुका है, ये तमाम बाउंड्रीज अब हम किसको दे दें? इसराइल को दे दें। ठीक है, और जो जॉर्डन वैली है, इसराइल उसको भी एनेक्स कर सकता है। तो ये बड़े खतरनाक बात है। और इसराइल एक और चीज पर, फलस्तीन जो है एक और चीज पर भी लड़ रहा है, और वो कहता है कि राइट ऑफ रिटर्न, कि जितने भी 7 लाख लोग उस वक्त 1947 में बेघर हुए थे, उनको अपने घरों को लौटने का हक दे दिया जाए। और इस को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राइट ऑफ रिटर्न को भी जो है थोड़ा सा आप लोग साइड पर कर दे, क्यों मसले को उलझा रहे हो? तो मतलब ये है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसराइल जिधर तक चाहते हैं वो भी जो है वो जमीन भी उसको मिले, यरूशलेम जो है, जो उसका कैपिटल है, वो भी इसराइल को मिले। और जो राइट ऑफ रिटर्न फलस्तीनी जो महाजिर बने हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उसको हक भी नहीं है कि वो अपने मुल्क में वापस आ जाएं। तो इसको तो फलस्तीनियों ने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया कि जनाब ऐसा इंसाफ हमें नहीं चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज हो गई अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स एक किस्म का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आप इसको कह ले, कि अब जो अरब वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को वगैरह और सऊदी अरेबिया, ये तमाम ममालिक, ठीक है, इनके साथ इसराइल के ताल्लुकात जो हैं बना दिए जाएं, नॉर्मल कर दिए जाएं, और इसके जरिए जो है इस मसले का हल निकाला जाए। ठीक है, और तरीकेकार ये होगा कि फिर जो है, एक तो ये कि आप जंग के जरिए इसराइल पर प्रेशर डालें, या उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, कारोबार बढ़ा दे, और फिर उस पर प्रेशर डाल दे कि जनाब अब हम तुम्हारे दोस्त हैं, अब आपको हमारी बात माननी है। और बात ऐसी है कि आप जो है फलस्तीन पर ये जुल्म जो है डालना भी बंद कर दें, और इसको जो ये चाहते हैं, जो स्टेट आपसे चाह रहे हैं, वो स्टेट भी इनका है, तो इनको दे दे इसका स्टेट।
ये उनका जो है। लेकिन ये क्या साबित हुआ? अ स्टेप इन द बेक के क्या है, अ, खंजर जो बेक में घुसने के बराबर हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन तमाम अरब ममालिक ने अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखा, अपने जो स्टेट इंटरेस्ट थे उनको देखा, और जो टू स्टेट सोल्यूशन था वो भूल गए। तो इस वजह से इस अब्राहम अकॉर्ड को कहा जाता है कि इट इज अ स्टेप इन द बेक। ये तमाम जो है अरब ममालिक, चाहे यूएई हो, बहरेन हो, सूडान हो, मोरक्को हो, इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम कर दिए, सिर्फ इकोनॉमिक गेन्स के लिए और थोड़ी सी सिक्योरिटी डिफेंस के लिए, और फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर भूल गए। अच्छा, एक वजह इस मसले का ये है जो हल नहीं हो सका, वो है इनके अपने इंटरनल डिविजन्स, जैसे कि हमास, ठीक है, जो रेजिस्टेंट ग्रुप है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो खुद को एक एक पॉलिटिकल फोर्स समझती है, वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है, हमास वाले गजा को कंट्रोल करते हैं। और ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखते हैं। एक वजह यह है कि इसराइल में अल्ट्रा राइट विंग पॉलिसीज बनाने वाले मौजूद हैं, ऐसे लोग जो कभी भी नहीं चाहते कि फ़लस्तीन के साथ हमारे ताल्लुकात सही हो, बल्कि वो चाहते हैं वन स्टेट, एक ही इसराइल हो, एक ही स्टेट हो, और वो कभी भी फलस्तीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये दो वजूहात है, एक इंटरनल डिवीजन बिटवीन हमास एंड फलस्तीनियन अथॉरिटी, और तीसरा अल्ट्रा राइट विंग पॉलिसीज इन इसराइल, जो इस मसले को हल करने में जो है एक रुकावट बने हुए हैं। एनी हाउ, ये भी एक, हम क्रिटिकली अगर एनालाइज करें, तो जब तक एक मुल्क अपने ज़ात में अपने ही लोगों में डिवाइडेड हो, तो फिर उसका जो है हल नामुमकिन लगता है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है ग्रेटर इसराइल का, जिसको हम जाइनिज्म भी कहते हैं। जाइनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है इसराइलियों की, यहूदियों की, कि जनाब हमारा अपना एक स्टेट होगा, अपना एक मुल्क होगा, और हम ही उसमें रहेंगे, और बाकी लोग जो है हम हमसे क्या है, इंफीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, हम मुंतखब लोग हैं, खुदा ने हमको चुना हुआ है। तो जब हम मुंतखब लोग हैं, वी आर फार सुपीरियर टू अदर नेशंस इन द वर्ल्ड। सिर्फ फलस्तीनियों से हम बेहतर नहीं है, पूरी दुनिया से हम बेहतर लोग हैं। हम खुदा के मुंतखब चूजन पीपल हैं। तो लिहाजा हमारे हमारे लिए तो एक अलग स्टेट होना चाहिए, ग्रेटर इसराइल होना चाहिए। अच्छा, दूसरों को क्या देंगे? दूसरों को हम जनाब बस अपनी छोटी सी शनाख्त देंगे, और वो हमारे गुलाम बनकर रहेंगे, जैसे कि सिटलर कॉलोनियलिज्म में थे। जैसे कि बरतानिया इधर आया और पाकिस्तान और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई, तो अपनी हुकूमत करते थे जैसे वो चाहते थे, और बाकी लोगों को जो है इंफीरियर समझते थे। ठीक है। तो ये भी एक एक किस्म की सोच है, एक आइडियोलॉजी है, जो चाहती है कि हम जो है पैलेस्टाइन को कंट्रोल रखें, इसको अपनी कॉलोनी बना दें, और जो हम चाहे बस वो करते रहें, क्योंकि हम जो है ग्रेटर इसराइल की तरफ जो है बढ़ेंगे। इसके बगैर जो है ग्रेटर इसराइल पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है, कुछ क्रिटिक कहते हैं कि आज तक ये मसला भी कायम है, और आज तक ये एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। इसराइल एज एन अपर्टीड स्टेट पैरेलल्स विद साउथ अफ्रीका, ये बड़ी अच्छी जबरदस्त कहानी है। और ये कुछ यूं है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, इसने कहा कि इसराइल जो है, इसकी जो पॉलिसीज हैं, वो एक अपर्टीड इरा साउथ अफ्रीका स्टेट की तरह है। साउथ अफ्रीका उस वक्त, ये 1600 की बात है, कि उसकी कॉलोनी था, ये डच और बरतानिया, ग्रेट ब्रिटेन की उस वक्त, ठीक है। और इन लोगों ने इसके लिए खास जबरदस्त पॉलिसीज बनाई हुई थी, और पॉलिसी ये थी कि जनाब साउथ अफ्रीका के लोग गुलाम होंगे। इसमें तीन किस्म के लोग होंगे, एक जो कि ब्लैक है, तो वो तो गुलाम रहेंगे, एक वाइट है जो सुपीरियर होंगे, और एक जो है जो जो इनके दर न ब्लैक है और ना वाइट है, ठीक है, वो जो
हमारी तरह कंप्लेक्शन रखते हैं, शक्ल सूरत रखते हैं, ये होंगे। अब तीनों के लिए अपने अपने स्कूलिंग्स और हॉस्पिटल्स और जगह के ब्लैक इधर रहेंगे, वाइट इधर रहेंगे, और जो फेयर कंप्लेक्शन वाले हैं वो इधर रहेंगे। तो अब हैरानगी की बात यह है कि अब इसराइल भी यही सारी चीजें कर रहा है, सेग्रीगेशन कर रहा है। कुछ इलाके इसराइल में ऐसे हैं कि जहां पर फलस्तीनियों को जाना जो है उसके लिए अलाउड नहीं है। वो कहते हैं कि यहां पर सिर्फ इसराइली जाएंगे, ये ज्यूज जाएंगे, मुसलमान उधर नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे तो इसका खास तरीकेकार होगा कि कार्ड और पासपोर्ट वगैरह ये सारे चेक होंगे, अगरचे अपने ही मुल्क में ये फलस्तीनी रह रहे हैं और इनको जो है सिग्रीगेट किया गया है, उनकी फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक किस्म का क्या किया, एक कंपैरिजन ले आए और कहा कि जिस तरह साउथ अफ्रीका उस वक्त कॉलोनी थी ग्रेट ब्रिटेन और डच के दरमियान, और अपर थी स्टेट, एक सेपरेट स्टेट इन लोगों ने बना दिया, तो और सेपरेटनेस ले आए थे, हर एक ग्रुप को सेपरेट कर दिया था। तो वही काम जो है इसराइल भी कर रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका तो फिर नेल्सन मंडेला ने आज़ादी दे दी, पता नहीं अब इसराइल को कौन आज़ादी देगा। ठीक है, लेकिन अपने हक के लिए तो ये लोग आज भी लड़ रहे हैं। अच्छा, रीसेंट डेवलपमेंट कुछ यूं हुआ कि अक्टूबर 7 में हमास ने अटैक किया इसराइल पर, और उसके बाद उसको एक किस्म की इम्प्यूनिटी मिल गई, एक एग्जम्पशन मिल गया, एक फ्री हैंड लाइसेंस मिल गया कि जनाब आप जो भी कर सकते हो करो। अगर आप गजा में बच्चों को कत्ल करते हो करो, औरतों को कत्ल करते हो करो, आप जो है बिल्कुल ब्लडशेड वायलेंस की तरफ जाते हो जाओ। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो। ठीक है, और पूरी दुनिया ने जो है इसराइल का साथ दिया, खास तौर पर वेस्ट ने, और अमेरिका और ये फ्रांस और साथ में बरतानिया वगैरह वो कड़े हो गए इसराइल के साथ। ठीक है, ये तो हमारे रिसेंट डेवलपमेंट है। ईरान एक फैक्टर है। ईरान, इसराइल ईरान का मुल्क जो है उसको भी एज अ टूल इस्तेमाल करता है फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ अटैकिंग पैलेस्टाइन, और वो कहता है कि ईरान जो है यहाँ पर हमास को पाल रहा है, लबनान को इसी तरह हिजबुल्लाह जो ग्रुप है लबनान में उसको पाल रहा है, और इस इन तमाम सारी चीज़ों के पीछे जो मुल्क खड़ा है वो ईरान है। अब ईरान तो जाहिरी बात है वो तो दुनिया में बदनाम किया हुआ है, अमेरिका ने उसे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अब अमेरिका भी जो है वो कह रहा है कि हाँ इसराइल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ईरान तो है ही बदमाश मुल्क, वो तो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है, तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं। ठीक है, ईरान आप पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। तो ईरान को बतौर फैक्टर यूज किया जा रहा है इन जस्टिफाइंग दियर अटैक्स अगेंस्ट पैलेस्टाइन। सिल्वर लाइनिंग इसमें क्या है? जाहिरी बात है हर मसले में सिल्वर लाइनिंग भी होती है, हर जो है सख्ती के बाद राहत भी आती है, और वो ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने सितंबर 18 2024 में ये अफर्म किया कि टू स्टेट सोल्यूशन ही सही है, और सीज फायर होना चाहिए, हॉस्टिलिटीज खत्म होनी चाहिए, और कहा इसराइल को कि जनाब आप अपनी एग्रेसिव पॉलिसी से थोड़ा सा पीछे हटे। अगरचे इसराइल जो है वो इन तमाम बातों को अपनी खातिर में नहीं लाता। इसी तरह सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसने भी कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन में नहीं जा सकते इसराइल के साथ जब तक फलस्तीन का मसला हल ना हो। ठीक है, पूरी दुनिया में ये मसला जो है हाईलाइट हुआ, और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो रुक गया। अब पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है? तो पाकिस्तान भी जो है हमेशा चाहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन हो। प्री 1967 के जो बॉर्डर्स थे उस तरह तरीके से ये हल हो कि 56% जो है इसराइल को मिले और 46% जो है वो पैलेस्टाइन, जो कि उस वक़्त 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने किया था अपनी करारदादों के जरिए, बस वही चीज़ मिले। और इसके लिए हमारे अपने कुछ लिंक्स भी हैं, हिस्टोरिकल पैरेलल्स हैं, जैसे कि हम
कश्मीर के ऊपर लड़ रहे हैं 1947 से, इसी तरह हम हमारे जो 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 दिल में दर्द है फलस्तीन के लिए, वो कश्मीर की वजह से भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कश्मीर को भी आज़ादी मिले इंडिया से, लेकिन नहीं मिल रही। इसी तरह हम चाहते हैं कि फलस्तीन को भी आज़ादी मिले इसराइल से, जो कि ये भी नहीं मिल रही। अच्छा, तो हम इस जंग में खड़े हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इसराइल के साथ। अच्छा, कन्फ्लिक्ट ग्लोबल इंडेक्स एक कन्फ्लिक्ट ये भी ये बात कह देता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, तवील और खतरनाक मसला बन चुका है। बस इतनी ही बात है इस पैराग्राफ में। टू स्टेट सोल्यूशन की प्रॉस्पेक्ट्स क्या है? तो जाहिर ही बात है, टू स्टेट सोल्यूशन बज़ाहिर तो एक अच्छी बात लगती है कि हाँ बस इसराइल इसराइल रह गए और पैलेस्टाइन जो है पैलेस्टाइन रहे, लेकिन ये बात जो है लेक ऑफ ट्रस्ट की वजह से पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, क्योंकि हमेशा आबादी के लिहाज से तो फलस्तीनी ज़्यादा है, तो फिर जो है वो कभी भी स्टेट बनकर अपनी ताकत में आकर वो इसराइल को जो है सबजुगेट कर सकते हैं। इसी तरह फलस्तीनी जो है वो भी नहीं चाहते, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो उनको पता है कि कभी भी 1947 में जो तकसीम हुआ था, इसराइल कभी भी वो नहीं मानेगा। इसराइल की पॉलिसी क्या है? वो कह रहा है कि 78% ज़मीन तो हमारी है, 22% आपकी है, लेकिन ये 22% पे हम डिस्कशन करेंगे कि अब इसमें कितनी मेरी है और कितनी आपकी है। जैसे कि इंडिया का मोदी कह रहा है कि इंडिया का जो कश्मीर है वो तो हमारा है, अगर बात करनी है, निगोसिएशन करनी है, डायलॉग करनी है, तो पाकिस्तान का कश्मीर प्लेट में रखकर हमारे साथ बात करे, हम उस पर बात करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो लेक ऑफ ट्रस्ट दोनों तरफ से मौजूद है। सेटलमेंट एक्सपेंशन जो है कि आज भी जो है एक्सपेंशन की तरफ इसराइल जा रहा है और अपनी एक्सपेंशन से नहीं हट रहा। इंटरनल पैलेस्टीनियन डिवीजन, जैसे मैंने कहा कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और साथ में हमास, दो ग्रुप्स हैं और ये अपने ज़ात में जो है लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में और पॉलिटिकल डिफरेंसेस दोनों में पाए जाते हैं। इंटरनेशनल इनकंसिस्टेंसी, दुनिया जो है पहले कहा कि वो कड़े हैं फलस्तीन के साथ, फिर 1967 का जो वार हुआ, इनका जो है पूरा कंसेप्ट या जो साथ इन लोगों ने दिया था फलस्तीन का कि 46% लैंड जो है फलस्तीनियों का है, उससे मुकर गए। अब 22% पर बात आ गई है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल इनकंसिस्टेंसी को देखें तो अमेरिका हमेशा चाह रहा था कि ये मसला हल हो, लेकिन अब अमेरिका चाह रहा है कि किन शराइत पर हल हो? शराइत जो है इसराइल के शराइत पर हल हो। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक इनकंसिस्टेंसी मौजूद है कि जो यूएन ने बातें की वो उससे मुकर गया, जो अमेरिका ने बातें की वो उससे मुकर गया। ठीक है, तो अब इसमें एक बात है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बेंस। अब पावर जो है वो इसराइल के पास है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, फौज उसके पास है, पैसों उसके पास है, तो दुनिया भी उसी का साथ दे रही है। अब वे फॉरवर्ड हल क्या है? तो एक हल तो सीज फायर है कि फौरन जो है ये जंग बंद करे। दूसरा हल टू स्टेट सोल्यूशन, और टू स्टेट सोल्यूशन के लिए कौन जाएगा? अमेरिका नहीं, क्योंकि अमेरिका हमेशा इसराइल का साथ देता है। इट शुड बी ब्रोकर्ड बाय चाइना एंड कतर। ये ऐसे हैं कि ये बड़े न्यूट्रल है पूरी दुनिया में, ये ना इसराइलियों के खिलाफ है और ना ही फलस्तीन का जो है साथी है। तो इस वजह से अगर ब्रोकर करने हैं तो ये ही कर। इसी तरह इसराइल को थोड़ा सा जो है पनिशमेंट देनी चाहिए अरब कंट्रीज की तरफ से, खास तौर पर ओआईसी की तरफ से बाइकाट कर देने चाहिए उनके प्रोडक्ट्स वगैरह, उनके साथ जो रिलेशंस इन लोगों ने बनाए डिप्लोमेटिक, उनके धमकियां देनी चाहिए कि हम आपके साथ हर किस्म का ताल्लुक जो है ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह ओपेक जो है जो जो कंट्रीज हैं जो दुनिया को तेल सप्लाई करती हैं, ये तमाम की तमाम कंट्रीज जो है उसको कहे कि हम जनाब वेस्ट को, अमेरिका को और इसराइल को तेल नहीं भेजेंगे। थोड़ी सी धमकी दे रहे, जैसे 1973 में दिया तो, और वो कामयाब भी हो गए थे। इसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त चाहिए कि वो इसराइल को कहें कि जनाब आप निगोशिएशन के टेबल पर बैठ जाएं, बात करें, तब ही जो है ये मसला हल होगा। इसके बगैर जो है ये मसला हल नहीं हो सकता। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के माइक जो है ऑन कर देता हूँ, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
मेरी तरफ से इतना ही है इस टॉपिक पर। ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर दूंगा, और दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप इसको पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो। और एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है इस साल के लिए भी, अगले साल के लिए भी, ठीक है। और इसको आप किधर भी जो है कोड भी कर सकते हो, इवन आपके इसे भी इस पर आ सकता है।